शुरू करें। तो हमारा पॉलिटी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने बात की थी। उसके बाद हमने चार्टर एक्ट की किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बना। इस पूरे सिस्टम को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना इम्पोर्टेंट होता है। नंबर वन कि ये हमें तो पॉलिटी का आइडिया देता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो। हमारे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं वाकई कैसे हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो 1857 से पहले हमारे कुछ बेसिक चार्टर एक्ट्स आए, उनमें डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स लिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिविलेजेस को ख़त्म किया गया, मोनोपोली को फेज वाइज पैटर्न में उसे ख़त्म कर दिया गया, कंपनी के जो डिविडेंड्स थे उनको फिक्स किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया विलियम बेंटिक को, जब वो पूरे भारत पर धीरे धीरे उनका विस्तार हो चुका था, शासन का विस्तार हो चुका था। जो तनख्वाहें थी वो चार्जिंग का सिस्टम शुरू हो गया था। लास्ट टाइम हमने ये जो चार्ज होना होता है इसको समझा था कि चार्ज होना होता क्या है। जो मिशनरीज थी उनको अनुमति दी गई। ये तमाम प्रोविजंस 1857 के पहले के समय के जो दौर आए उसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम बना उससे बना। अब अगर उसके बाद की बात करें कि उसके बाद में क्या मुख्य बदलाव आए, तो 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट, ये तीन एक्ट आए जिन्होंने भारत की जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारा संविधान है, जो आज का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको बनाने में, उसको शक्ल देने में सहायता की। तो 1909 के अगर अधिनियम की बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें, तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़ा सिस्टम भारत के अंदर में लाया गया था। और इस अधिनियम को मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और वाइसरॉय थे वो रेस्पेक्टिवली लॉर्ड मॉडले और लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल 1815 में बनाई गई थी, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। तो भारत की एक मांग थी लंबे समय से कि भारतीयों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो 1853 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पहली बार बनी थी, तो उसके तहत भारतीयों को पहली बार इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई। इस कदम को हम पहली बार जो है एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ओर प्रयास मान सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ये प्योर सेंस में इलेक्शन नहीं था, और यहाँ से रिप्रेजेंटेशन की, जो आज हम इलेक्शन जिसको बोलते हैं, प्रतिनिधित्व जिसकी बात करते हैं, जो प्रतिनिधित्व का कंसेप्ट भारत के लिए
कि भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि ये लंबे समय से 1885 में जो कांग्रेस भी बन चुकी थी उसकी लंबे समय से मांग थी कि भारतीयों को जो राज्य व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि आप भारत पर शासन कर रहे हैं और भारतीय प्रतिनिधि उसमें किसी भी जगह नहीं है। तो 1909 में ये दिया गया था और इसमें जो चुने जाने वाले जो प्रतिनिधि थे वो इनडायरेक्टली चुने जाते थे। अब ये इनडायरेक्ट चुनाव क्या होता है? जब हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, तो इसका क्या मतलब होगा? पब्लिक भाग ना ले। पब्लिक भाग ना ले, तो फिर ये कैसा चुनाव है? नॉमिनेटेड होते थे। नॉमिनेटेड तो फिर इलेक्टेड नहीं हुए। नॉमिनेशन तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। सर उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करें। किसके रिप्रेजेंटेटिव? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन? सर उसमें सभी को वोट का अधिकार नहीं था। हर पीपल का तो पार्टिसिपेशन रहता है और इनडायरेक्ट में पीपल के बाद जो इसको हम चूज करते हैं वो उनका पार्टिसिपेशन। दोबारा बोलो। दो तरीके के चुनाव हो गए। बोलो। हमारे द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव का पार्टिसिपेशन रहता है। कोई और बोलो। जयंत। सर डायरेक्ट इलेक्शन में जो सिटीजन्स होते हैं किसी देश के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम चुनाव, जैसे हमारा चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है, प्रतिनिधित्व का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर है। क्यों हमें चुनाव की जरूरत होती है? हम करते क्यों चुनाव? चुनाव का मुद्दा मुख्य कारण ये होता है कि सारे लोग मिलकर एक साथ कोई फैसला नहीं ले सकते, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बातों, अपने मुद्दों को उनके माध्यम से वो क्या कराते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं, इसलिए चुनाव होता है। जब बड़ी व्यवस्था होती जाती है, एक बड़ी आबादी है, और अब क्योंकि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में क्या है कि हम लोकतंत्र में कह रहे हैं आज की तारीख में कि भारत के अंदर में 140 करोड़ लोग हैं, और जिसमें मेरे ख्याल से 80-90 करोड़ मतदाता होंगे, मतलब जो मत देने का, वोट देने का राइट रखते हैं। अब लोकतंत्र में हर व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण है, हर प्रत्येक व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण है। कोई भी डिसीजन लिया जाए वो सबकी सहमति से लिया जाए। ये लोकतंत्र का बेसिक आइडिया है कि लोकतंत्र है, पीपल सिस्टम है, तो क्या होना चाहिए, क्या डिसीजन होने चाहिए, वो डिसीजन लोगों के द्वारा लिए जाए। परंतु इसमें एक प्रैक्टिकल बेसिक प्रॉब्लम है कि 140 करोड़ लोग किसी भी स्थिति में डायरेक्टली अपनी बात कैसे कहें। अगर कोई भी फैसला लेना है तो हम तो यही सारे समय काम करते रहेंगे। तो इस आबादी में से कुछ लोगों को चुनकर, ये आबादी खुद अपने आप तय करती है कि भाई हम ये फला व्यक्तियों पर विश्वास रखते हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि मतलब ये हमारी जो भी बात कहेंगे, इसीलिए उनको प्रतिनिधि बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से हमने एक पर्टिकुलर विधानसभा से, जिसमें कि लेट्स से 2 लाख लोग रहते हैं, इन 2 लाख लोगों ने एक एमएलए को चुना। अब जो ये एमएलए बने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में जाएंगे, ये इन 2 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। ये उनकी बात वहां जाके करेंगे कि भाई देखो मैं वहां से आया हूं, वहां के लोगों की ये समस्या है, इनको सुना जाए। और ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर हम संसद में भेज देते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज में भेजते हैं, अभी तो पंचायत में भी भेजते हैं। ठीक है,
तो इन सब जगहों पर हम उनको चुनकर भेजते हैं। तो ये हमारे द्वारा, और इनको चुनने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके का हो सकता है। जैसे ये सभी लोग चुन रहे हैं, ये डायरेक्टली किसी एक व्यक्ति को चुन सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ व्यक्तियों को चुना और इन लोगों ने फिर अल्टीमेटली इसको चुना। तो यहाँ दो लेयर हो सकती हैं कि ये प्रतिनिधि, ये तो डायरेक्ट जनता है, ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के प्रतिनिधि हैं और इन प्रतिनिधियों ने एक और प्रतिनिधि को चुना। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये इनडायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है, जिसमें लोग चुने जाते हैं परंतु डायरेक्टली इनके द्वारा, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि हमारे जो लोग हैं वो खुद चुने। परंतु कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हम लोगों के डायरेक्ट इलेक्शन को चुनने की बजाय उनके चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव करते हैं। तो ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ कहाँ होते हैं हमारे देश में, किस किस परिस्थितियों में हम देख पाते हैं? सर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के इलेक्शन, करेक्ट। राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सभी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो ये सब इनडायरेक्ट, और जैसे लोकसभा जिसमें हमारे द्वारा हमने वोट दिया था तब कोई व्यक्ति लोकसभा में जीतकर पहुंचा होगा, हमने किसी व्यक्ति को वोट दिया था तब वो जो है विधानसभा में एमएलए बना होगा। तो वो जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो ये दोनों में बुनियादी अंतर है कि एक में प्रतिनिधि डायरेक्टली चुने जाते हैं और एक में प्रतिनिधियों द्वारा, चुने गए प्रतिनिधि द्वारा आगे चुनाव किया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट। तो पहली बार भारत में जिस तरीके का सिस्टम 1909 में पहली बार भारत में रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट, भारतीयों के द्वारा प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट आया था 1909 में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट, रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहली बार अगर हमसे कोई पूछता है तो 1909 में आया था। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब लेजिस्लेटिव लेवल पर, नॉट ऑर्डिनरी लेवल पर, तो ये किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन था? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और ये लोग कहाँ से चुने जा रहे थे? ये जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती थी, जो लोकल बॉडी थी उस समय, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा उनके प्रतिनिधि चुनते थे कि कौन लोग आगे लेजिस्लेट। तो जो म्यूनिसिपल बॉडी के अंदर जो चुने गए प्रतिनिधि थे वो प्रतिनिधि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव करते थे। तो एक अप्रत्यक्ष प्रकार का चुनाव हुआ करता था। ये सभी लोकल बॉडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लैंडलॉर्ड, यूनिवर्सिटी, ट्रेडर, कम्युनिटी, ये मुस्लिम, इनके द्वारा चुने गए थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आई इस समय पर वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरी जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट का बदलाव। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या चीज थी? सर यहाँ पे मुस्लिम्स जो थे, मुस्लिम्स मेंबर्स, वो सर मुस्लिम वोटर्स के ही द्वारा चुने जाएंगे, वैसा कुछ था ये। किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में जो किसी एक कम्युनिटी का मेंबर खड़ा होगा और प्लस उसी कम्युनिटी के मेंबर उसे वोट दे सकते हैं। जो सेपरेट इलेक्टोरेट का, तो इसमें गलत और सही से कैसे देखा जाए, क्या है ये? तो ये मतलब जैसे हमारे इतिहास में हम इसे थोड़ा सा नेगेटिवली शेड, ओवर नेगेटिवली शेड करके देखते हैं। तो रहता तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं रहता हम लोग क्या? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है।
ये भी इन्होंने बताया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट, दो अलग अलग सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। तो जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं, मतलब कहने का, जैसे इंग्लिश में भी अगर इसको समझे, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी कि एक दौड़ लग रही है, ये बेसिकली बिल्कुल वहीं से लिया गया है, आइडिया है। जैसे रेस हो रही है, यहां से लोग चले, यहां से 50 लोग दौड़े इस रेस के अंदर में, यहाँ के लिए दौड़ रहे हैं। जब ये दौड़ते हैं तो क्या होता है, कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा, कोई यहाँ पहुंचेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ होगा, कोई थोड़ा और पीछे होगा, कोई कहीं होगा, अलग अलग स्थानों पर होगा। इसमें विजयी कौन होता है? हमारी जो दौड़ का जो कंसेप्ट है, वो उस दौड़ में कौन विजयी होता है? जो सबसे आगे होता है। इनमें जो जीता को गोल्ड मेडल मिलेगा वो कौन होगा? वो ये व्यक्ति होगा जो, अगर ये मान लीजिए हमारा पोस्ट है, ये पोस्ट है, तो जो इसको सबसे पहले पार कर जाएगा वही विजयी होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। अब अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लोकतंत्र में ये सिस्टम कितना अच्छा और कितना बुराई है, क्या इसमें कोई बुराई है या परफेक्ट सिस्टम है ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? सर बुराई है सर। क्या बुराई? सर इसमें रिप्रेजेंटेशन शो ऑफ नहीं हो पाता। मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट का ले लिया जाए तो वो अपर कास्ट वाले ज्यादा ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं क्योंकि उनका से ज्यादा रहता है उस एरिया में। क्यों से ज्यादा रहता है? इसमें सभी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता सर? क्योंकि सर मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट को 49% मिले हैं वोट मिले, पर किसी दूसरे कैंडिडेट को 51 मिल गए हैं, तो जो 49% है उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जैसे इस जगह में, जैसे हमारे UPSC के एग्जाम में भी, किसी भी एग्जाम में जो हम लोग सिस्टम रखते हैं कि वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें हम अगर इस व्यक्ति को ये कह रहे हैं, मतलब जो हम सिविल सर्विसेज में भी यही लेते हैं कि भाई जिसके नंबर ज्यादा है वो जीता, बाकी सब हारे। अब इसमें भी अगर हम क्वालिफिकेशन के लिए देखें तो क्या हम दौड़ने की एबिलिटी को देखें तो इन दोनों व्यक्तियों में कभी कभी तो ये फर्क बहुत मामूली से हो जाता है। कभी कभी लोग एक एक नंबर से फेल और पास हो जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ज्यादा योग्य है और ये व्यक्ति कम योग्य है? ये अच्छा दौड़ता है, ये बुरा दौड़ता है, या इसे दौड़ना नहीं आता, इसको ही दौड़ना आता है? नो सर। नो सर। दोनों अच्छा दौड़ते हैं। हो सकता है उस दिन की परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति में हम 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पास हो गए वो बहुत होशियार थे, वही अक्लमंद लोग थे, या केवल वही लोग योग्य थे और जो लोग रह गए वो तो बिल्कुल अयोग्य थे? हमारा जो योग्यता का पैमाना है कि सब दौड़ो, जो सबसे तेज दौड़ जाएगा बस उसी को बना देंगे। तो क्या योग्यता का ये पैमाना सही पैमाना है? नो सर। तो जैसे योग्यता का ये पैमाना, मतलब बिल्कुल ठीक है, हमने एक सिस्टम फॉलो करने के लिए इसे अडॉप्ट किया है, बट योग्यता के पैमाने के तौर पर अगर इसे देखा जाए, जैसा कि देखा ही जाता है कि भाई जो पास हो गया वो होशियार होता है, जो फेल हो जाता है वो बेचारा फेल हो जाता है। तो योग्यता का ये पैमाना क्या सही पैमाना है? तो ये सही पैमाना नहीं है। ऐसे ही लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में लोग जो है, पीपल, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन की बात करेंगे तो हर नेशन में पीपल हैव देयर ओन इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, हर एक के अपने अपने कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे,
हर कोई कहेगा, वो अलग अलग नाम हो सकते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप रिलीजन बेस्ड हो सकता है, इंटरेस्ट ग्रुप किसी इशू बेस्ड हो सकता है, कास्ट बेस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो लोग, जिससे लोग आपस में एक दूसरे से ज्यादा अपनी नजदीकी, जेंडर बेस्ड हो सकता है, जिससे किसी भी कारण से लोग अपने आप को ज्यादा नजदीक महसूस करते हो और लोग आपस में थोड़े बहुत डिवाइडेड हो। मतलब ठीक है, हम एक देश के अंदर रहते हुए भी डाइवर्सिटी हर देश की एक सच्चाई है, ठीक है, हम सभी एक जैसे नहीं हो सकते। कुदरत ने हमें ऐसा ही बनाया है, वी आर डाइवर्स, वी आर सेपरेट, वी आर डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट होना, वेरिएशन होना हमारी कुदरत की नेचुरल नीड है, हमारे सर्वाइवल की बेसिक नीड है कि हमें डाइवर्स होना चाहिए, हमें डिफरेंट होना चाहिए। और जहां जब डाइवर्सिटी होती है, तो हम अगर मान लो एक जगह पे बात करें कि एक सोसाइटी है जिसमें 100 लोग रहते हैं, उस 100 लोग में से 30 लोग ए ग्रुप के हैं, 20 लोग लेट्स से 25 के हैं, कुछ और सी ग्रुप में 15 लोग हैं, फिर कितने हो गए, 40 70, फिर एक और ग्रुप है जिसमें कि और 15 लोग हैं, फिर एक और ग्रुप है जिसमें 10 लोग हैं, और जिसमें एक ग्रुप है 100 हो गए होंगे शायद, मैं मान लेता हूँ 100 हो गए, ठीक है, और एक और ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं। तो ये जब ग्रुप्स, जब ये कम्युनिटी वोट करेगी, तो लोकतंत्र क्या क्या कहेगा कि भाई सभी का, इन 100 का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, not these 30, not these 25, but in this 100 should be represented in the democratic structure, इन सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पर हमारे FPTP सिस्टम में क्या होगा जब ये लोग वोट करेंगे? मेजॉरिटी सर, जिधर मेजॉरिटी जीत जाएगी। तो मेजॉरिटी यानी ये कौन लोग जीतेंगे? 30% वाला सर 30 वाले सर, ए वाले 30। अगर ये कंसोलिडेटेड और फिक्स ग्रुप है जो कि मूव नहीं करते, तो वो 30 लोग जीत जाएंगे। अब अगर मैं ये कहूं, तो यानी कि इन 25 लोगों का, इन 15 लोगों के, इन 15, इस 10 आदमी, इन 5 आदमियों के मत का कोई महत्व होना ही नहीं चाहिए लोकतंत्र में। तो भाई जब वो जीत ही गए तो आप तो भाई हार गए, और जो हार गया उसका कोई मत का कोई महत्व नहीं है, है ना। जैसे हमारे भाई, या तो आप पास हो गए तो IAS बन गए तो ठीक है, नहीं तो आप बेकार हो। क्या ये अप्रोच ठीक अप्रोच है? नो सर, है ना, ऐसा नहीं। इन चीजों को हमारी योग्यता का पैमाना नहीं बनना चाहिए। एक इम्तिहान ये नहीं तय कर सकता कि मैं योग्य हूं या नहीं हूं, ना मेरे लिए, किसी दूसरे के लिए। जो पास हुआ उसको भी ये नहीं कह सकते कि भाई वो योग्य है, जो पास नहीं हो सकता उसको भी हम अयोग्य नहीं कह सकते, केवल एक इम्तिहान के कारण, एक टेस्ट के कारण। सेम चीज लोकतंत्र में भी है, ठीक है। कुछ लोग जिनका ग्रुप बड़ा है, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये ग्रुप बड़ा है ना, रिलेटिवली इन 6 ग्रुप्स में सबसे बड़ा ग्रुप इन 30 लोगों का है। बट अदरवाइज देखें तो ये माइनॉरिटी है, क्योंकि ये 30 लोग 70 लोगों को के रेस्पेक्ट में देखोगे, अगर ये सारे इकट्ठे होते तो ये 30 लोग माइनॉरिटी होते। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी भी एक रिलेटिव फिनोमिना है ना, ये कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। और दूसरी बात, लोकतंत्र कतई ये नहीं कहता है कि भाई हमें इन 5 लोगों की, इवन एक भी व्यक्ति अगर कोई है तो हमें हर एक व्यक्ति की राय, उसका मत होना चाहिए, उसकी राय होनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि वो भी एक प्रमुख स्टेक होल्डर है। तो लोकतंत्र में माइनॉरिटीज का, जो अल्पमत के लोग हैं, उनका महत्व है। पर FTP सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये हमारे सिस्टम की रिफ्लेक्टिव नहीं हो सकती है। ये केवल ओवरऑल ये बता सकती है कि भैया इनमें से सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, बट वो लोकतंत्र नहीं है अगर सही मायने में देखा जाए। और यही एक कारण भी है कि FPTP सिस्टम पूरे दुनिया में कम ही देशों में अपनाया जाता है, सभी देशों में नहीं अपनाया जाता। 100 से ज्यादा देश जो है, और जितनी लिबरल डेमोक्रेसी है एक्सेप्ट USA, सभी देशों में FPTP सिस्टम
जितने ऐसे देश हैं उनमें एफपीटीपी सिस्टम को नहीं फॉलो किया जाता। तो ये हमारा एफपीटीपी सिस्टम हुआ। तो इसी का एक वेरिएशन जो भारत के अंदर में उस समय की एक सच्चाई थी कि भाई हमारा समाज भी हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ था। उस समय भारत के अंदर में लगभग 66%, 2/3 पॉपुलेशन हिंदू, अगर सो कॉल्ड हिंदू अगर उसका कह दिया जाए, जबकि एक्चुअली में वो वैसा भी नहीं था। पर अगर रिलीजन के बेसिस पे जिस तरह से इसको बांटी गई थी, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो लगभग 1/3 या 33% थी। तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस समय की, उसका ऐसा भय था, उसका ऐसा डाउट था कि नहीं भाई, हम अगर इलेक्शन होगा तो हम तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे, ना इस साल, ना 2005 में, ना 2010 में, ना 2015 में, ना 2020 में, कभी भी जीत नहीं सकते, क्योंकि हम तो हमेशा इतने ही रहेंगे। तो हम तो कभी भी इस पॉलिटी का हिस्सा बन ही नहीं सकते। तो ये उनके मन में भय था। तो उन्होंने अंग्रेजों से मांग की मुस्लिम लीग के माध्यम से, और मुस्लिम अंग्रेज अपनी नीति के कारण, सब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण, उन्होंने तुरंत इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट में एक कोशिश है कि ये जो गड़बड़ है इसको दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त करने का तरीका यही था कि भाई ठीक है, एक पर्टिकुलर, ये पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 100 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 30 का एक पर्टिकुलर ग्रुप है। तो जो 100 लोग हैं, 2 तरीके के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इन 100 में जिसके ये 30 मिले हुए हैं, उससे एक आएगा, और एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक में, ठीक है, ऐसी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं, तो ये